नमस्कार दोस्तों। आज डेट है 16 फरवरी 2022। स्वागत है आपका दैनिक जागरण के न्यूज़ डिस्कशन में। आज का जो डिस्कशन का हमारा जो पहला टॉपिक है वो पहला टॉपिक ये है कि चीन से जो सस्ता और घटिया तरह का जो सामान होता है उस पर सरकार, जो भारत सरकार ही है, अब इस पर सख्त नज़र रख रही है। ठीक है, भारत की सरकार अब सख्त नज़र रखते हुए इनका जो आयात का जो प्रथा है, ठीक है, आयात का जो शुल्क है, इसको बढ़ाने की बात की जा रही है। इसको बढ़ाया जाएगा तो वही चीज़ होगा कि इससे हम क्या कर रहे हैं कि संरक्षणवाद की तरफ जा रहे हैं। संरक्षणवाद की तरफ मतलब कि जो सस्ता सामान और एक तो क्वालिटी सही नहीं होता तो उसको हम यहाँ पे रोक के और अपने जो घरेलू जो चीज़ है, घरेलू, ठीक है, घरेलू बाजार में जो चीज़ है, ठीक है, उद्योग है, उसको बढ़ावा देने के लिए चीज़ें की जा रही है। ठीक है, तो इसको केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड लाएगी इस पद्धति को, जिसके तहत इसमें शुल्क लगाया जाएगा। ये क्या होगा? आयात शुल्क होगा। इससे क्या होगा कि कीमत को बढ़ने से देश में जो शुरुआत होगी, उत्पादन, वस्तुओं की उत्पादन शुरुआत होगी, मतलब नॉर्मल जो चीज़ें होती है उसकी स्टार्टिंग मानी जाती है। राइट, तो इस आर्टिकल के अंदर यही चीज़ दिया हुआ है, तो इसको आप देख लेंगे, उतना ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें कुछ और ज़्यादा निकल के फैक्ट आ नहीं रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज में नहीं है, इस पेज पे के अंदर है कि भारत के लिए ना हिजाब वाला जो इशू है, अब इसको विदेश जो होता है ना, ठीक है, विदेशी इशू बनाने के लिए कयास लगाई जा रही है। ठीक है, जिसमें आप देख सकते हो OIC, ठीक है, OIC का पूरा नाम क्या है? इस्लामिक सहयोग संगठन। ये अब इशू पे ना बयान जारी कर रही है। इसी के लेके हमारा जो विदेश मंत्रालय है, इन्होंने स्टेटमेंट जारी किया, बोला कि ये जो प्रदर्शन है ये भारत के लोकतंत्र और इसके तहत ही और एक लोकचार के अंदर ही आता है। ठीक है, ये ड्रेस विवाद है, ये इसमें कोई चीज़ें नहीं होती है। तो इस इशू के अंदर हमें जो चीज़ें देखना चाहिए और जो हमें चीज़ें देखने की ज़रूरत है वो देखने की ज़रूरत है इस्लामिक सहयोग संगठन। चलिए हम इस्लामिक सहयोग संगठन के बारे में जानते हैं। इस्लामिक सहयोग संगठन है क्या? इस्लामिक सहयोग संगठन जो है वह एक संगठन है। जो संगठन, कितने देश इसके सदस्य हैं? 57 देश इसके सदस्य हैं। UN के बाद में सबसे बड़ी अंतर सरकारीय संगठन में से एक है। ठीक है, दूसरा नंबर पे यही आती है। पहला नंबर पे UN आता है, दूसरा नंबर पे यही आती है। यह जो है वर्ल्ड के जितने भी मुस्लिम जगत है, ठीक है, मुस्लिम जो जगत के समूह है, उनके साथ इनकी क्या होती है? संगठन है ये समूह का। उसमें ये अंतर्राष्ट्रीय शांति, ठीक है, सद्भाव की भावना को बढ़ावा देने के लिए ये संगठन की निर्माण हुई है, जिससे क्या होगा कि मुस्लिम समुदायों को रक्षा किया जाए और संरक्षण का प्रयास करती है, संरक्षण देने की बात करती है। वही चीज़ है कि हिजाब वाला इशू आया, इनको लगता है कि भारत में जो मुस्लिम चीज़ें हैं, मुस्लिम समुदाय है, उनके साथ गलत हो रही है, तो इसलिए इन्होंने इस पे स्टेटमेंट जारी किया है। इसका गठन कब हुआ था? इसका गठन जब हुआ था, ठीक है, वो हुआ था सितंबर 1969 में। ठीक है, 1969 में हुआ था। ठीक है, इसको कहाँ पे किया गया था? इसका जो मोरक्को जो है ना, मोरक्को के रावत में एक ऐतिहासिक शिखर सम्मेलन हुआ था। उसी शिखर सम्मेलन के द्वारा इस संगठन का गठन किया गया था। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है, इस गठन में भारत सदस्य नहीं है। इस जो गठन है, ठीक है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भारत सदस्य देशों में से नहीं है। इसका जो राजधानी है, मुख्यालय जो है, वो सऊदी अरब के जिहाद में है। ठीक है, जिहाद में है। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट था जो हमें इसके अंदर देखना चाहिए था। चलिए आप टॉपिक के अंदर चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज के अंदर नहीं है, इस पेज के अंदर भी नहीं है। इस पेज को ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं, यहाँ पे है। G20 के अध्यक्षा भारत जो होगा, अब G20 का अध्यक्षता करेगा। G20 जो कंट्री है, अगले साल भारत इसका अध्यक्षता करेगा। ये जो इसका टाइमलाइन चालू होगा वो 1 दिसंबर 2022 से चालू होगा और 30 नवंबर 2023 तक ये चलेगा। तो हम अध्यक्षता करने की बात करेंगे, जिसमें कि हमारा सरकार जो है इसके लिए पूरी तरह से तैयार है। यहाँ पे सचिवालय बनाने की बात की जा रही है कि सचिवालय बनाया जाएगा। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट निकल के आती है। अब हम इंपॉर्टेंट चीज़ देखते हैं कि G20 कंट्री है क्या। ठीक है, अब देखते हैं G20 कंट्री क्या है। G20 कंट्री जो है, यह जो क्या करती है कि विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रतिनिधि वाले जो बैंक है, उसमें जो एक यूरोपीय संघ है, उसके साथ साथ आपको देख सकते हैं 19 देश है। ठीक है, टोटल मिला के 20 समूह है, 20 सदस्य है। उसमें क्या होता है कि विश्व के व्यापार का 75% यही कंट्री में होता है। ठीक है, निवेश देख सकते हैं, वर्ल्ड का निवेश 75% इसी कंट्री में होता है।
जीडीपी जो होता है सकल घरेलू उत्पाद वो 85%, हाँ सॉरी, इस ये भी 85%, निवेश भी 85% और जीडीपी भी 85% ही होता है। यह पूरे विश्व का 2/3 जनसंख्या को कवर कर देता है। तो ये बहुत बड़ा संगठन है, क्योंकि आप देख सकते हो कि इतनी बड़ी दबदबा है, 100 में से 85% इसी का वेटेज है। तो समझ सकते हैं इस संगठन का कितना ज़्यादा योगदान है, राइट। इनकी कार्य क्या होती है? इनका कार्य ये होता है कि ये जो 2 टैकर में विभाजित होती है, पहला जो है फाइनेंस टैकर और दूसरा जो है शेरपा टैकर्स, जिसमें राजनीति से जुड़ा हुआ भ्रष्टाचार विरोधी, विकास, ऊर्जा आदि के लिए मुद्दे पे केंद्रित किया जाता है। वहीं फाइनेंस जो टैकर होता है, G20 समूह के जो वित्त मंत्री होते हैं, केंद्रीय गवर्नर होते हैं, मतलब वित्त से संबंधित होते हैं, उनके बीच में जो वित्तीय निवेश और राजकोषीय जो मुद्दे हैं उसको लेके चीज़ें चलती है। अब देखते हैं कि G20 जो समूह है उसमें कौन कौन से सदस्य हैं। तो अर्जेंटीना देख सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, यूरोपीय यूनियन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस आप देख सकते हो। उसके बाद है सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की और यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। ये जो कंट्री है, ये सारा का सारा कंट्री क्या है, इनके सदस्य है। तो इस कंट्री का नाम आपको याद कर लेना, क्योंकि कहीं ना कहीं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन, ठीक है। स्पेन जो है एक अस्थाई और गैर सदस्य है, जिसको आमंत्रित किया जाता है प्रत्येक वर्ष, मतलब G20 का जो सम्मेलन होता है उसमें भाग लेने के लिए स्पेन को। तो ये सदस्य नहीं है, मतलब कि इनको गैर सदस्य जो होता है ना, इनको आमंत्रित किया जाता है। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पे ये है कि 2024 तक जो राशन, मतलब PDS सिस्टम के द्वारा जो हमारा राशन बांटा जाता है, उसके तहत जो फोर्टिफाइड जो चावल होता है, मतलब कि पोषक युक्त जो चावल होती है, उसकी वितरण चालू हो जाएगी 2024 तक। तो आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री जो मोदी जी थे, उन्होंने एक भाषण दिया था। उस भाषण के दौरान भी अपने जो थे, उन्होंने बताया था कि फर्टिलाइजर जो पोषक चावल है, इसको बहुत जल्द भारत में बांटा जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो कुपोषण है, उस कुपोषण को ख़त्म करने की सरकार की योजना है कि इसके तहत हम क्या करेंगे, कुपोषण खत्म करेंगे। देखिए हम लोग क्या जानते हैं, नीचे जो क्लास के लोग होते हैं, ठीक है, जो गरीब होते हैं, वो खाना मतलब समझते हैं पेट भरना, ठीक है। आपका पेट भर गया तो मतलब आपने खाना खा लिया, लेकिन कभी ऐसा कतई ऐसा नहीं होता है। खाना मतलब होता है कि आपके भोजन में कितना ज़्यादा प्रोटीन है, ठीक है, ये कार्बोहाइड्रेट आप कितना ले रहे हैं, ये सब आपके मायने रखता है आपकी ग्रोथ के ऊपर। उससे आप देखेंगे कि बहुत सारे बच्चे कुपोषित हो रहे हैं भारत के अंदर। तो इसी से संबंधित है। चलिए इसमें थोड़ा सा हम कुपोषण के बारे में डिटेल से डिस्कस करते हैं। कुपोषण का अर्थ क्या होता है, सिंपल भाषा में समझिए। कुपोषण का अर्थ ये होता है कि यदि किसी भी शरीर में किसी भी कारण से, मतलब उनके जो शरीर में भोजन में जो अवस्थित प्रोटीन जो पदार्थ है, ठीक है, प्रोटीन प्रोडक्ट जो पदार्थ है, उस पदार्थ में क्या होती है, पोषण नहीं होता है, पोषण नहीं पाया जाता है, जिससे कि क्या हो जाता है कि भोजन में उनका स्वस्थ रहने के लिए भोजन में किसकी ज़रूरत होती है, ऊर्जा की, पोषण की ज़रूरत होती है। भोजन में आपका प्रोटीन होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, वसा होना चाहिए, विटामिन होना चाहिए, खनिज सहित जो पर्याप्त जो पोषण होता है, वो पोषण नहीं मिल पाता है। उस कारण से लोग क्या हो जाते हैं, कुपोषित हो जाते हैं। कुपोषण का भी तीन चरण माना जाता है। ये कुपोषण जो है ना, सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट करता है वो बच्चे पे इफेक्ट करता है। आप देख सकते हो इसी को, कुपोषण को ख़त्म करने के लिए आंगनबाड़ी में जो भोजन दिया जाता है, उसके बाद स्कूल में जो मिड डे मील स्कीम चलती है, ठीक है, ये सारी चीज़ें इसी के अंतर्गत आता है, राइट। इसमें होता है नटापन होता है, नटापन मतलब नाटा होना। तो इसमें क्या होता है, आयु के हिसाब से उनका कद क्या होता है, छोटा होता है, उसको हम नटापन कहते हैं। एक होता है निर्बलता मतलब बच्चे का ओजन के हिसाब से जो उसका अनुपात है, मतलब बच्चे का ओजन जो है वो कद के अनुपात में कम होता है। मान लीजिए कि 5 किलो का बच्चा है, ठीक है, 5 आप देख सकते हैं कि कद उसका 4 फीट है, ठीक है, और बच्चे का जो ओजन है वो 20 kg होगा या 25 kg होगा, तो कितने पतले होंगे। तो यही जो है कि ओजन के हिसाब से, हाइट के हिसाब से ओजन नहीं होता है, तो उसमें कमी आती है। तो यही चीज़ होती है। एक होता है कम ओजन वाले बच्चे जो अंडर वेटेज होते हैं, उसको भी किया जाता है। अब हम चीज़ें देखते हैं कि संविधान में इसके लिए क्या क्या प्रावधान किया गया है। संविधान में 2 आर्टिकल की उल्लेख की गई है, आर्टिकल 21 और आर्टिकल 47। आर्टिकल 21 ये बताता है कि आपको प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, वो ये चीज़ें बताता है कि आपको एक भोजन मिलना चाहिए, जो सम्मानजनक जीवन जीने के लिए आपको एक भोजन की प्राप्ति होनी चाहिए। लेकिन अब एक चीज़ याद रखिएगा कि भारत में संविधान के अंदर भोजन का अधिकार एक मौलिक अधिकार के रूप में नहीं माना गया है।
भोजन का अधिकार जो है मौलिक अधिकार नहीं होगा। ओके, वहीं देख सकते हैं कि 47 जो बताता है, 47 ये बताता है राज्य अपने लोगों को पोषक आहार और जीवन स्तर को बेहतर मतलब ऊंचा स्वास्थ्य तक पहुंचाने के लिए, जिससे कि लोग स्वास्थ्य में सुधार हो। यदि आप भोजन सही करेंगे तो आपकी हेल्थ सही होगी, तो उससे क्या होगा कि लोक स्वास्थ्य वाला जो चीज़ें होगा वो साबित होता है, जिससे कहीं ना कहीं आप बता सकते हो कि मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में अप्रत्यक्ष रूप से इसकी प्रावधान कुपोषण को खत्म करने के लिए बात की गई है। ठीक है, अप्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्ट रूप से तो कुपोषण नहीं लिखा गया है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से कुपोषण को खत्म करने की बात की गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज के अंदर नहीं है, इस पेज के अंदर भी नहीं है, इस पेज के अंदर भी नहीं है, इस पेज के अंदर है कि संत रविदास के जो जयंती होने वाला है। ठीक है, रविदास ने जाति को खत्म करने की बात की गई थी, तो रविदास की जो जयंती हुई थी उसके लिए मोदी जी संबोधित कर रहे थे, तो उन्होंने बोला था कि ये जाति प्रथा खत्म करने के लिए एक समर्पित थे। ठीक है, चलिए हम देखते हैं रविदास जी के बारे में कि संत रविदास क्या है। इनकी जो रविदास जी की जयंती होती है वो माघ महीने की में आप देख सकते हो पूर्णिमा में होती है, राइट। ये जो गुरु गोविंददास थे वो 14वीं शताब्दी के संत थे। ठीक है, जो उत्तर भारत में जो भक्ति आंदोलन चला था ना, उसका क्या कर रहे थे, जो प्रमुख सुधार कारक में से एक थे, मतलब इसमें भाग लेने वाले में से एक थे। अब हम चीज़ों को जानते हैं कि भक्ति आंदोलन था क्या। देखिए, एक एक चीज़ को समझ के चलिए, यूपीएससी में क्लियरिटी आपको ये एग्जाम पास होना बहुत ही आसान हो जाएगा। उसमें क्या होना चाहिए, एक एक चीज़ क्लियरिटी होनी चाहिए, क्या चीज़ें हो सकती है। भक्ति आंदोलन, भक्ति आंदोलन में क्या होता है, भक्ति आंदोलन की जो शुरुआत होती है, विकास माना जाता है, वो तमिलनाडु में आप देख सकते हैं 7वीं और 9वीं सदी के बीच में माना जाता है। ठीक है, भक्ति आंदोलन इस चाल में चला था। उसके बाद है नयारा। नयारा जो होता है वो शिव का उपासक होता है। अलवाड़ा, अलवार जो होता है वो विष्णु का उपासक होता है। इन दोनों कवियों के जो भावनात्मक जो कविता है, कविता के माध्यम से, ये सब इस चीज़ों के माध्यम से इन्होंने अपने प्रेम संबंध को स्वीकार किया था, प्रेम को बताया था। ये दक्षिण भारत के साथ साथ उत्तर भारत में भी इसका प्रसार हुआ था। भक्ति आंदोलन का प्रसार उत्तर भारत में ही हुआ था। इसमें आप देख सकते हो कि बहुत सारे संत संस्कृत में तो रचना करते ही थे, संस्कृत के साथ साथ वो स्थानीय जो भाषा थे ना उसमें भी रचना किया करते थे। आप इसमें देख सकते हो कि इनके स्थानीय भाषा में जो अनुवाद किए हैं, सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास, उन्होंने हिंदी में किया है। उसके बाद है ज्ञानदेव मराठी में किए हैं। शंकर देव, ठीक है, शंकर देव जो थे वो असम में किया है, असमिया में। उसके बाद है चैतन्य महाप्रभु जो है और चंडीदास वो बंगाली में किए हैं। मीराबाई जो है वो हिंदी और मराठी राजस्थानी भाषा में लिखी थी। ठीक है, इसकी रचना की थी। इनका जो जन्म है, रविदास का जो जन्म है, यहाँ तक जो था हमने भक्ति काल के बारे में देखा था। अब रविदास के जी के बारे में जानते हैं। उनकी जन्म बनारस में हुआ था। एक मोची के जो परिवार होते हैं, मोची जो करते हैं तो होते हैं, उनके परिवार में इनका जन्म हुआ था। यह ईश्वर के प्रति बहुत ज़्यादा आस्था और निष्पक्ष धर्म की कविता करते थे। ठीक है, लिखते थे, आस्था वो रखते थे। वो जाति उन्मूलन मतलब जाति प्रथा के लिए बहुत ज़्यादा विरोधी थे, उनके खिलाफ वो संपन्न थे। मतलब कि आप देख सकते हो कि जात पात जो है उसके लिए इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रयास किया था। और ब्राह्मणवादी जो समाज था उस समाज की धारणा को ख़त्म करने के लिए भी इन्होंने बहुत ज़्यादा किया था। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इनकी जो सिख जो धर्म होता है, सिख धर्म की जो ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिब, गुरु ग्रंथ साहिब में 44 जो कविता है वो रविदास जो लिखे हैं उन्हीं से लिया गया है। ठीक है, तो 44 कविताएँ उसमें दर्ज किया गया है। तो यही था रविदास के बारे में। अब चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज के अंदर नहीं है, इस पेज के अंदर भी नहीं है। इस पेज के अंदर है कि सूचीबद्ध कंपनियां जो होती है, हमने वही चीज़ें कल भी आपको बताया था, 1-2 दिन पहले ही बताया था। आप इसलिए डिस्कशन में ना कंटिन्यू रहा करिए, क्योंकि अब वो चीज़ें हम आज रिपीट नहीं करेंगे, क्योंकि हम नया टॉपिक रिपीट करेंगे। यदि एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करेंगे तो चीज़ें सही नहीं होगा। देखिए, सेबी के बारे में बताया गया था, हमने सेबी के बारे में उस दिन भी बताया था। फिर से एक बार मैं शॉर्ट में रिविजन करवा देता हूँ आपको। सेबी जो होता है वो सेबी जो हमारे शेयर बाजार होते हैं। ठीक है, सेबी जो होते हैं शेयर बाजार जो होते हैं, शेयर बाजार मतलब आपकी जो प्रतिभूति मार्केट होती है। ठीक है, उस मार्केट के में उसको क्या किया जाता है, को रेगुलेट करने के लिए सेबी की स्थापना की गई। जिस तरह से बैंकों को रेगुलेट करने के लिए आरबीआई होती है, उसी तरह से सेबी जो होता है वो प्रतिभूति जो मार्केट होता है, शेयर बाजार जो होता है, उसको रेगुलेट किया जाता है उनके द्वारा। चलिए, इसमें इतना ही था। एक आर्टिकल इंपॉर्टेंट सा लगा मुझे कि आरबीआई के जो डिप्टी गवर्नर थे उन्होंने बता रहे कि क्रिप्टो करेंसी जो है ना वो बेहतर नहीं है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी जो होता है
कि अभी के समय में जो देश की जो संप्रभुता होता है, उसके बाद देश की जो वित्तीय संप्रभुता है, उस पर खतरा जताया जाता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पेचीला है, या इसकी वकालत नहीं करते, ये बताते हैं कि इसके ऊपर प्रतिबंध लगाइए। लेकिन हमने बात ही किया था, कल भी बात किया था कि केंद्र जो है ना, केंद्र सरकार और आरबीआई मिलके अपनी केंद्रीय क्रिप्टो करेंसी लाने की बात की जा रही है, डिजिटल करेंसी। तो उसी से संबंधित, तो ये एक पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे, ओके, जिससे कि आप मेंस में यदि आंसर लिखते हैं क्रिप्टो करेंसी के लिए, तो निगेटिव पॉइंट में आप ये लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज पे नहीं है, एडिटोरियल में आज कोई पढ़ने वाला नहीं है। देखिए, ये एडिटोरियल आपको नहीं पढ़ने की जरूरत है, ये सब, ठीक है। एक एडिटोरियल है जो ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित है। तो ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए जो हमारे संयुक्त स्तर पे, जो राष्ट्रीय स्तर पे जो समय होना चाहिए, उसकी बात की जाती है, जिसमें क्या है, जीवाश्म जो ईंधन है, जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा निकलता है, हमें उसको बंद करने की जरूरत है। क्योंकि आप देख सकते हो कि ग्लोबल वार्मिंग की ख़त्म करने के लिए भारत भी बहुत ज़्यादा तत्पर है। उसी से संबंधित सभी देश मिलके जो है वो चाहते हैं कि हम क्या है, अल्टरनेटिव ऑप्शन पे पहुँचे, ठीक है। इसके हम सौर ऊर्जा की तरफ जाए, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों के लिए अपने, तो यही चीज़ें निकल के आती थी इसके अंदर, और ज़्यादा चीज़ें इसके अंदर निकल के नहीं आती है। उसके ज़्यादा जिस दिन ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित आर्टिकल आएगा तो हम उसको डीप में डिस्कस कर लिया करेंगे, राइट। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज में भी एडिटोरियल आज नहीं है, हमने रविदास के बारे में पढ़ लिया, तो फिर इसे वही चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है, राइट। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज में है कि अफ्रीकन चीता से संबंधित है, ओके। भारत सरकार अफ्रीकन चीता को बहुत जल्द लाने की बात की जा रही है कि अफ्रीका से अफ्रीकन चीता को लाया जाएगा। चलिए हम अफ्रीकन चीता के बारे में देखते हैं और एशियन चीता के बारे में देखते हैं, ओके। तो अफ्रीकन चीता जो है, उससे पहले हम एशियन चीता के बारे में देखते हैं। एशियाई चीता जो होती है, एशियाई चीता का जो आईसीयूएन लिस्ट है वो है अति संकटग्रस्त, ओके। आईसीयूएन लिस्ट में अति संकटग्रस्त में ये आती है। यह केवल अभी जो है, यह केवल ईरान में पाई जाती है और कहीं नहीं पाई जाती है, ठीक है। भारत में तो 1951 से 52 तक आधिकारिक रूप से विलुप्त होने की घोषणा कर दी गई थी, तो भारत में तो ये मिलता ही नहीं है। जो एशियाई चीता होती है और अफ्रीकन चीता से छोटा होता है, छोटा होने के साथ साथ ये मटमैला कलर का होता है, ठीक है। मटमैला कलर का मतलब मिट्टी की तरह जो होता है ना, मटमैला कलर का होता है, और इसका जो छोटा और सिर छोटा होता है, गर्दन लंबा होता है। ये है इसकी खासियत, एशियाई जो चीता है उसकी खासियत ये होती है, राइट। उसके बाद अफ्रीकन चीता। अफ्रीकन जो चीता है वो आईसीयूएन लिस्ट में क्या है, सुभेद है, ठीक है। वर्नेबल में आते हैं, वर्नेबल सेक्शन में आते हैं। ये आईसीयूएन लिस्ट आप ध्यान से रखिएगा। आईसीयूएन जिसको रेड लिस्ट भी बोला जाता है, आईसीयूएन का जो रेड लिस्ट निकलता है, उसके बाद में इसमें वर्नेबल है। ये इसका जो साइज होता है वो एशियाई चीता की तुलना में बड़ा होता है। ये अभी लगभग आपको 6500 से लेकर 7,000 तक इनकी जनसंख्या मौजूद है, ठीक है। उसके बाद है भारत में इसको लाने की जो बात की जा रही थी वो प्रोजेक्ट चीता के तहत, प्रोजेक्ट चीता जो परियोजना चलाई गई है उसके तहत ये लाया जाएगा इनको, ठीक है। और इनको लाके मध्य प्रदेश जो है उनमें ये जो कुनो, ठीक है, कुनो जो पालमपुर जीव अभयारण्य, ठीक है, नैरादोही जीव अभयारण्य, यहाँ पे इनको शिफ्ट करने की बात की जा रही है, राइट। तो इस सारी चीज़ों को हमने देख लिया। चलते हैं अब पेपर की ओर, देखते हैं कौन कौन सा और आर्टिकल इंपॉर्टेंट है कि नहीं है। और ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है, ये क्वाड से संबंधित आर्टिकल है। हमने आपको बताया था कि क्वाड का संगठन अभी चल रहा है, सम्मेलन चल रहा है। क्वाड में 4 देश थे, एक है यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, ठीक है। ये इंडिया है। ये संगठन काम कर रही है। चीन का मानना है कि चीन, ये जो संगठन बनी है वो हिंद महासागर में, हिंद प्रशांत क्षेत्रों में, ठीक है, चीन को क्या करने के लिए, टैकल करने के लिए किया गया है। लेकिन इसकी नई चीज़ है, फिर से भारत और फिलिस्तीन की जो बहुपक्षीय जो साझेदारी है उसकी बात की गई है। हमने भारत और फिलिस्तीन के बारे में कल हमने फिलिस्तीन का आपको मैप दिखा दिया था कि कौन सा मैप होता है, तो इसलिए आप डिस्कशन में कंटिन्यू रहिए। आज मैं फिर से वहाँ पे रिपीट नहीं करूँगा क्योंकि आर्टिकल को हमें और ज़्यादा चीज़ों को कवर करने की ज़रूरत है, राइट। नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज के अंदर नहीं है, इस पेज के अंदर भी नहीं है, इस पेज के अंदर है कि कोविड के मुकाबले जो है ना, यूएन का मानना है कि कोविड के मुकाबले प्रदूषण सबसे ज़्यादा खतरनाक है, प्रदूषण से सबसे अधिक लोगों की मौत होती है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हो जाती हैं कि जिसमें आप देख सकते हैं प्लास्टिक, इलेक्ट्रॉनिक जो उपकरण होते हैं, कीटनाशक होते हैं, ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने डिस्कस किया था कि सिंगल यूज प्लास्टिक को भारत अब विश्व लेवल पे इसको फैलाने की बात की जा रही है कि सिंगल प्लास्टिक को किस तरह से इसको रोका जाए, राइट। तो यही सारी चीज़ें था जिसमें इसमें बताया गया है यूएन के द्वारा, ओके। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल
नेक्स्ट आर्टिकल नहीं है। आज के डिस्कशन में इतना ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। यदि आप हमारे चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक इसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि हमें भी मोटिवेशन हो और उन तक भी उनके पास जो एक ऑप्शन रहता है ना कि हम आपने हिंदी मीडियम से है और द हिंदू नहीं पढ़ा तो आपका कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप दैनिक जागरण को ही पढ़े, लेकिन एक अच्छी तरीके से इस वीडियो डिस्कशन को अच्छे तरीके से अपने यूटिलाइज करिए तो आगे और बेनिफिट आपको होगा। तो आज के डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू सो मच।